नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। कभी कभी मैंने ये देखा हुआ है कि जो लोगों में जो जानकारी का अभाव ही रहता है, जिसमें उनको समुचित जानकारी समय पे नहीं उपलब्ध हो पाती, इसलिए वो समय रहते अपना सही निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसी ही एक समस्या हमारे समाज में निकल के आती है, आप ही लोगों के बीच से निकल के आती है। और एक लोगों का कमेंट आया और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा भी क्या संभव हो सकता है कि उन्होंने जो परेशानी देखी और झेली कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या कभी के सम्मन या वारंट जारी होता है या BW या NBW जारी होता है, यानी कि बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट कब जारी होता है, अगर जारी हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली हम अगर जो अपने अधिवक्ता से संपर्क करेंगे तो वो हमको हो सकता है जानकारी ना दे, तो वो लोग ये बताते हैं कि ठीक है, हम आपको ये इसकी रेमेडीज़ को हम सही करा देंगे, लेकिन आखिर इसमें जारी कब होता है। अगर जो आपको समुचित जानकारी मिल जाए या आपको कोई फॉर एग्जांपल आप थोड़ी देर के लिए सोच लें, अगर जो कोई बीमारी या कोई भी डिजीज़ अगर जो आने वाली है, आने वाले से पहले अगर जो हम कोई प्रिकॉशन ले लें तो उस प्रिकॉशंस के रहते हुए हम वो बीमारी से बच सकते हैं। सिमिलरली सेम वैसा ही ऐसा ही होता है कि अगर जो हमें समुचित जानकारी होती है, अगर जो सही जानकारी हमें उपलब्ध है, तो उस स्थिति में अगर जो हम अपना कोई प्रिकॉशन ले लें या हमें जो नहीं करना चाहिए था ये वो कर दें, या हमें जो करना चाहिए था वो हम ना करें, तो ऐसी स्थिति में ये जो तकनीक है वो अपना के हम इसमें से बच सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोर्ट वारंट ही करे तो हम उसमें कोर्ट के सामने जाए। ये भी हो सकता है कि कोर्ट ने आपको पहले सम्मन किया है, सम्मन पे आप नहीं गए हैं, और इसी बात पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपलब्ध आया हूँ। एक बार और आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। और अगर जो अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा, जो आपको लगता है कि इसमें कोई भी जानकारी आपके मतलब की है या आपके वो फ़ायदे में होती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मेरी आगे मिलती रहें। अदरवाइज़ अगर जो आपने वीडियो सेव नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो सेव हो जाएगी और आपको फिर मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूँ कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस में जो केस हुआ वो आपने प्रस्तुत कर दिया है, और उस डोमेस्टिक वायलेंस में जो हस्बैंड है, जाहिर से तौर पे जिसने उसको परेशान किया, जिसके खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया है, कि जिसके खिलाफ वो वाद प्रस्तुत किया गया, उसी के खिलाफ सम्मन या वारंट या बेलेबल वारंट जारी होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सम्मन कब जारी होगा और बेलेबल वारंट कब जारी होगा, या दूसरे शब्दों में कहे कि NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट कब जारी होगा विपक्षी गण के विरुद्ध। तो सर्वप्रथम ये जान लेना अति आवश्यक है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो होता है कि जो महिला जो विवाह करके अपने हस्बैंड के घर, अपने ससुराल में गई है, उसके वहाँ रहते हुए वो वहाँ निवास कर रहे, उसमें उसके साथ कोई भी मानसिक या शारीरिक तौर पे कोई परेशानी होती है या प्रताड़ना की जाती है, उसके विरुद्ध वो महिला न्यायालय है उसमें अपना वाद प्रस्तुत कर सकती है, जिसके के खिलाफ वो एग्रीव्ड हो, यानी कि जिससे वो व्यथित हो। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 12 में यह प्रार्थना पत्र देकर वो वहाँ से वाद दर्ज कराया जा सकता है। वाद दर्ज करने के उपरांत उसके बाद फिर प्रार्थनी को ये आदेशित होता है, उसके ऊपर भार होता है कि वो विपक्षी को, जो भी जिन लोगों को भी उसने विपक्षी गण बनाया हुआ है, जिसके खिलाफ उसने मुकदमा किया हुआ है, उनको वो सम्मन भेजे ऑन द बिहाफ ऑफ द कोर्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रार्थनी यानी कि जिसने मुकदमा प्रस्तुत किया है वो केवल वाद प्रस्तुत करती है। अब उसने वाद प्रस्तुत कर दिया तो कोर्ट ये डायरेक्शन करती है कि विपक्षी गणों को बुलाया जाए, उनको सम्मन किया जाए कि इसने जो आरोप लगाए हैं या जो भी इसका जो कथन है वो सही है या कहाँ तक सही है, कितना गलत है। जरूरी नहीं कि जो उसने प्रार्थना पत्र में कहा वो सारी बातें ही सही हो, लेकिन सत्य का पता लगाने के लिए दूसरे पक्ष की भी बात को सुनना अति आवश्यक है। तो इन्हीं सारे तथ्यों को विचार करने के बाद उन पर भरोसा करते हुए कोर्ट जो उनको विपक्षी गण है उनको समन करती है। अब समन करने का नोटिस जो गया है, सम्मन का नोटिस जो गया है विपक्षी गणों के पास, तो आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जो भी विपक्षी गण हो वो सम्मन पे उसको सीरियसली नहीं लेते हैं कि ऐसे सम्मन होगी, इसमें पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, तो उसको अंडरटेकिंग में या उसको समुचित तरीके से या उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अल्टीमेटली सम्मन के बाद फिर जब सम्मन पे विपक्षी गण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो कोर्ट को लगता है कि मैंने सम्मन भेजा, यानी कि मेरे ही आदेश की अवहेलना की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए। हालांकि उसकी प्रोसीडिंग रियल तौर पे जारी नहीं हो जाती है, लेकिन कोर्ट को ये अपने मन में विचार कर लेती है कि जो विपक्षी गण हैं वो बहुत ही ढीठ प्रकृति व्यक्त है कि मेरे ही आदेश को बुलाने पर ही ये लोग नहीं हैं, तो फिर भी अपनी दया भाव रखते हुए भी कोर्ट उस पर फिर बेलेबल वारंट जारी करती है, यानी कि जमानती वारंट। जमानती वारंट वो होती है कि इनमें वारंट तो गया है लेकिन उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी।
और साथ में पुलिस अगर जो गिरफ्तार कर भी लेती है तो उसके साथ वो वहीं से उसको जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरी करके वो वहीं से उनको छोड़ देती है। लेकिन फिर अभी एक नया प्रश्न उठता है कि अब ये जो विपक्षी गण हैं जिनको कोर्ट ने समन किया है उनको भी वो सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अब उसमें भी अगर जो विपक्षी गण कोर्ट के सामने उपस्थित होकर अपनी बात, अपनी आपत्ति जो भी देना होता है वो अपनी बात नहीं बताते हैं, तो कोर्ट फिर अल्टीमेटली उन पे NBW जारी कर देती है, यानी कि मतलब नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट में वो वारंट होते हैं कि जिसमें कि बिना जेल जाए, यानी कि आपको 1 दिन के लिए जाना पड़े या 2 दिन के लिए जाना पड़े, जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के उपरांत ही आपका वारंट कैंसिल होगा, यानी कि उसमें बेल मिल सकेगी। NBW में अगर जो तामिला हो गया है, अगर जो पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसका एक ही उपचार बचता है कि अगर जो सेम डे तो बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं, अल्टीमेटली उस दिन कोर्ट भेज देती है। कि आप भरोसा रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि मैंने 2 बार आपको नोटिस भेजा, 2 बार भी आपको मैंने सूचनाएं भेजी, उसके उपरांत भी आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, यानी कि न्यायालय की अवमानना की आपने प्रयास किया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट NBW पे जो भी विपक्षी गण है जिनको भी पुलिस को पकड़ के लाती है उसको जेल भेज देते हैं। ये तो हो गई लॉ की बात, जो कि लॉ है और जो इस्टेब्लिश लॉ है उसको फुलफिल कैसे किया जाए, आखिर उसको लागू कैसे किया जाए। साथ में ये भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि अगर जो BW या सम्मन या फिर NBW यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया है तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। सर्वप्रथम एक पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर्वप्रथम अगर सम्मन जारी कर लिया गया, अगर सम्मन जारी हो गया है तो सिंपली अगर जो सम्मन आपको पुलिस के द्वारा तामील कराया गया है, यानी कि आपको दिया गया है और आपको ये जानकारी हो गई है कि जो फला है या जो मिस्टर X है या जो मिसेस X है उसने आपके विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया है, और उस मुकदमा प्रस्तुत किया क्योंकि सम्मन में सारी डिटेल लिखी रहती है और सारी जानकारी उसमें अंकित रहती है, तो सारी जानकारी अंकित होते रहे हुए भी आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से या उनसे संपर्क करके कोर्ट से ये पता करवा सकते हैं कि सम्मन में क्या हो रहा है, और सम्मन जाने के बाद उस पत्रावली में जो आपने प्रार्थना पत्र उस व्यथित महिला द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमें क्या हो रहा है। तो साथ में अगर जो आपको ये जानकारी हो जाती है तो आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस पत्रावली में उस केस में अपीयर हो जाना चाहिए। अगर जो आप अपीयर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके खिलाफ कोई भी फोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई फोर्सिव एक्शन लिया जाता है या फिर किसी त्रुटिवश या किसी कारणवश, तो वो उसके बाद उसमें त्रुटि उसको सही कराई जा सकती है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जो लॉ की जानकारी है उसमें अगर जो कोई त्रुटि हुई है वो क्षमा नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर जो कोई फैक्ट है उसमें अगर जो कोई त्रुटि हुई है तो वो त्रुटि सही की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि जमानती वारंट। जमानती वारंट अगर जो जारी हो गया है तो अब उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सम्मन है या जमानती वारंट है जो नॉन बेलेबल है यानी कि गिरफ्तारी वारंट है, सभी का प्रोसेस सेम नहीं है, सभी का प्रोसेस अलग अलग है। हर स्टेज पे हर एक कड़ी एक नई जुड़ती चली जाती है। तो बात करते हैं कि जमानती वारंट। जमानती वारंट वो होते हैं कि जिसमें कि पुलिस के द्वारा आपके ऊपर तामिला कराया जाता है, यानी कि जिनको विपक्षी गण को जिसने कि उस महिला जिसने उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया है, तो वाद प्रस्तुत करने के उपरांत अगर जो कोर्ट ने उनको BW वारंट यानी कि जमानती वारंट के जरिए उनको समन किया है यानी कि तलब किया है, तो उस स्थिति में सबसे पहले या तो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाना चाहिए कि हम त्रुटिवश हमें सम्मन नहीं प्राप्त हो पाया था, या जो भी कारण हो आप अगर जो कोर्ट के सामने उपस्थित हो जा पाते हैं और अपने फैक्ट जो आपके तथ्य हैं वो आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्रार्थना पत्र देगा, जो भी जिसके ऊपर जो एलिगेशन होंगे, सबूत का भार यानी कि बर्डन ऑफ द प्रूफ वो उसके ऊपर होगा। कि अगर जो कोर्ट में अगर BW वारंट जारी होने के उपरांत यानी कि जमानती वारंट जारी होने के उपरांत अगर जो विपक्षी गण हैं जिनके यानी कि जाहिर सी तौर पे हैं कि जो पति होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे, आमतौर पे यही होते हैं, तो वो उन पे भार होगा कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें कि हमें सम्मन पे हम आपके कोर्ट के सामने हम क्यों नहीं उपस्थित हो पाए। अगर जो आप कोर्ट को ये भरोसा दिला ले जाते हैं, संतुष्ट कर ले जाते हैं उसको, जो उसकी क्वारी है वो सारी सॉल्व आउट कर देते हैं कि हमने सम्मन पे आपने जो भेजा था उस पे हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं हो पाए, माननीय न्यायालय को जमानती वारंट जारी करने पड़े। और इस स्थिति में अगर जो माननीय न्यायालय को ये लगता है, अगर जो संतुष्ट होती है, तो आपके
जो जमानती वारंट है उनको कैंसिल करके आपको सुनवाई का मौका दिया जा सकता है। और बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये आता है कि गैर जमानती वारंट। सबसे पहले अब हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि गैर जमानती वारंट होता क्या है। गैर जमानती वारंट वो वारंट होता है कि जिसमें कि कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि जो विपक्षी गण हैं, जो जिनके विरुद्ध भी मुकदमा प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत ही ढीठ प्रकृति के हैं। मैंने सम्मन भेजा, उस पर भी वो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं आए। अगर जो उपस्थित आते तो अपना जवाब लगाते या अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते कि ये जो महिला है या जिसने ये वाद प्रस्तुत किया है उसने आपके विरुद्ध क्यों किया है, आपके ऊपर क्यों एलिगेशन लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो महिला ने जो जितनी बातें सही लिखी हों या गलत लिखी हों वो सब सत्य हो, लेकिन सत्य का पता लगाने का काम जो है वो कोर्ट का है, यानी कि न्यायालय का है। न्यायालय को अगर जो सत्य का पता लगेगा तभी वो न्याय दे पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोर्ट को ये लगता है कि आपने सम्मन भेजने के बाद और वारंट भेजने के बाद, यानी कि जो जमानती वारंट उस पर भेजने के बाद आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, यानी कि अगर जो उपस्थित आ जाते तो फिर कोर्ट आपको आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट के आदेश न पारित करते। लेकिन कोर्ट को ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि जो विपक्षी गण है वो बहुत ही ढीठ प्रकृति के वक्त है कि मेरे ही कोर्ट के, यानी कि जो कोर्ट जो बचता है वो आखिरी पायदान होता था, क्योंकि व्यक्ति कोर्ट में या कोर्ट का दरवाज़ा तभी खटखटाता है जब उसके पास कहीं कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचता है। तो कोर्ट ये मानती है, ध्यान में रखती है कि कोर्ट जो हमारे पास जो व्यक्ति आया है, अपनी फरियाद लेकर आया है, जिसको ये दिक्कत है या जो तकलीफ़ है, जो वो पीड़ित महिला है या जो पीड़ित व्यक्ति है, वो अपने जो उसके अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो मेरे सामने उपस्थित होकर आया है, तो हमें उसकी जो व्यथा है, जो उसकी पीड़ा है, वो हमें दूर करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को विचार करने के बाद जो माननीय न्यायालय है विपक्षी गण को तलब करती है, यानी कि पहले सम्मन से तलब किया, फिर उसके बाद BW यानी कि बेलेबल वारंट से उसको सूचना भेजी। लेकिन तब भी अगर जो विपक्षी गण है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली अंत में कोर्ट को मजबूरन होकर गैर जमानती वारंट के आदेश पारित करने पड़ते हैं। तो गैर जमानती वारंट में पुलिस को ये आदेशित करती है कि जो ये व्यक्ति है, जो विपक्षी गण है, जिसका नाम, पता, डिटेल उस वारंट में अंकित होता है, और साथ में ये भी आदेश करती है कि ऐसा इसको गिरफ्तार करके, जो भी व्यक्ति है इसको गिरफ्तार करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। और साथ में ये भी एक कड़ी चेतावनी पुलिस को लिखी होती है कि ऐसा करने में कोई भी त्रुटि ना होने पाए। तो इतने सख्त आदेश के बाद पुलिस को ये आदेश दिया जाता है जिसमें कि वो गैर जमानती वारंट के आदेश को तामील करती है, यानी कि उसको जो विपक्षी गण है उनको वो तलब करके वो उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है। अब जाहिर सी तौर पे ये ज़रूर विचार करना चाहिए सभी को, ये हम लोग समझ में आते हैं कि अगर जो किसी को एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, अगर जो नहीं आएगा तो तीसरी बार उसको जो फोर्सिव एक्शन लिया गया है तो वो उसको सेम डे उसको रिलीज़ नहीं करती है। 1 दिन के लिए, ये 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसा भी कोर्ट का ये निर्णय हो वो उसका विवेक के अधिकार पे निर्भर करता है। तो विवेकाधिकार पे जो निर्भर करता है उसी के आधार पर जो विपक्षी गण हैं उनको जो माननीय न्यायालय है वो उनको जेल भेज देती हैं। फिर अगले दिन आपको जो भी उपचार करना वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो लॉ है, जो विधि का क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। इसको हम एक जगह एक वीडियो में हम समायोजित नहीं कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर जो वीडियो में आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जिससे कि आपको कोई फ़ायदा या कुछ रिलीफ मिलता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो किसी को कोई परेशानी होती है या कोई अगर सुझाव है या आपको कोई दिक्कत है या आप हमसे कुछ सलाह या कुछ हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमसे अगर जो आप निजी जानकारी या अगर कोई व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा जो संपर्क है, जो हमसे बात करने का जो माध्यम है, वो स्क्रीन पे भी नंबर आता रहता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा संपर्क करने का जो माध्यम है उसको डिटेल है, जो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट और जो व्हाट्सएप का तरीका है वो उसमें अंकित मिलेगा। और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। मैं प्रयास करूंगा आपकी सभी जानकारी को मैं एक वीडियो के माध्यम से जैसा भी हो सकेगा उसके जरिए मैं आपको संतुष्ट कर पाऊँ, आप तक पहुंचा पाऊँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।